Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I'm Shishpal Chauhan. Today I'm going to explain the first stanza of the poem Ode on a Grecian Urn written by John Keats. And this poem is meant for the students of BA second year semester 3. आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सबके लिए बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनकी ऑड ऑन ग्रेशन अर्न एक पोएम लेके आया हूँ और ये ग्रेशन अर्न देख रहे हैं, अलग अलग शेप में होते हैं ये और ऊपर से खुला भी हो सकता है और ये नक्काशी की गई होती है, इस पे कार्व्ड इमेजेस होते हैं। तो ये बहुत सुंदर अर्न होते हैं, डेकोरेशन पीस के रूप में आजकल इनको रखा जाता है। तो क्लासिकल वर्क ऑफ आर्ट है। So I'm going to explain the poem in this video lecture. Let me tell you something about the poet. Poet के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन कीट्स was one among the five great romantic poets. 5 रोमांटिक पोइट्स हुए हैं, 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम हमेशा के लिए लिया जाएगा और सीनियर मोस्ट रोमांटिक पोइट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, पीबी शैले, लॉर्ड बायरन और सबसे छोटे थे जॉन कीट्स। ही वाज द लास्ट टू बी बोर्न एंड द फर्स्ट टू डाई जस्ट एट द एज ऑफ 26। सबसे बाद में इनका जन्म हुआ और सबसे पहले इनका देहांत हुआ। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इस छोटे से जीवन में ही वॉज एबल टू राइट ग्रेट पोएम्स। उन्होंने ऐसी पोएम्स लिखी, ही रोट सच ग्रेट पोएम्स फॉर विच ही इज रिमेंबर्ड एंड ऑनर्ड एज ए ग्रेट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, जिनकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक एज आई थी उसमें जो महान कवि हुए हैं उनमें से एक इनका नाम जाना जाता है। नाउ लेट्स मी टेल यू अबाउट व्हाट इज ऑड इन सिंपलर टर्म्स। सिंपल वर्ड्स में ऑड होती क्या है? Ode is a poetic poem that was used in Greece in the beginning to sing and celebrate publicly the victories of athletes. ग्रीस में कभी यूनान में जो एथलीट्स होते थे, खेल कूद हुआ करता था, ओलंपिक्स का अरेंजमेंट होता था वहाँ पे, तो उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसे गीत गाए जाते थे जिनको ऑड फॉर्म में लिखा जाता था, वो ऑड होती थी। और लेटर इट वाज यूज्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, और ये तरीका जो ऑड लिखने का तरीका है ये अंग्रेजी लिटरेचर में रोमांटिक पोइट्स में ही अडॉप्ट किया। पीबी शैले ने भी ऑड लिखी, ऑड टू द वेस्ट विंड, और ये रोमांटिक पोइट्स ऑड्स के जरिए अपने इमोशंस को नेचर के प्रति या किसी मिथिकल डेटी के प्रति, किसी देवी या देवता के प्रति व्यक्त करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट अर्न, ग्रेशन अर्न के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेशन अर्न इज वन ऑफ द बेस्ट ऑड्स रिटन बाय जॉन कीट्स। जितनी भी ऑड्स लिखी हैं जॉन कीट्स ने, उनमें से जो बेस्ट हैं उनमें से एक है। जैसे अगर हम कहें ऑड टू नाइटिंगेल है, तो दूसरी तरफ ऑड ऑन ग्रेशन अर्न है, कंपैरिजन में ऑड टू ऑटम भी है। इट्स आल्सो कॉल्ड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं इस पोएम को, क्योंकि किसी भी पोएम में एक वर्क ऑफ आर्ट पे, कलात्मक वस्तु पे जो चित्रण है, बाहरी सुंदरता है उसकी है, जो इमेजेस बने हुए हैं, इतनी खूबसूरती के साथ किसी भी पोएम में व्यक्त नहीं किए। द पोएट वाज इंस्पायर्ड टू राइट दिस ग्रेट ऑड, यहाँ पे ऑड आएगा, आफ्टर ही हैड विजिटेड ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम को विजिट करने के पश्चात इन्होंने ये पोएम लिखी। मीन्स म्यूजियम में जाके उन्होंने अर्न देखा, अर्न को देख के इतने उत्साहित हो गए, वो क्लासिकल ग्रीक वर्क ऑफ आर्ट्स में खो गए। और वेयर ही हैपन टू सी द क्लासिकल ग्रीक वर्क्स ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग द अर्न, और ब्रिटिश म्यूजियम में जाके ही उन्होंने क्लासिकल ग्रीक वर्क ऑफ आर्ट्स देखे, कलात्मक वस्तुएं देखी, जिनमें एक अर्न भी था। व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्रेशन अर्न? अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिखना पड़े कि थीम क्या है, यहाँ से इसका आंसर बन सकता है। ऑन दिस सरफेस लेवल पे ऊपर ऊपर से पोएम को पढ़े तो हमें लगता है कि ये ग्रेशन अर्न पे, ग्रीस के एक अर्न पे, बर्तन पे जो इमेजेस कार्व किए गए हैं, सुंदर दृश्य वहां पे बनाए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मात्र है। बट एट द डीपर लेवल, परंतु गहराई में जाए तो पोइट क्रिएट्स ए कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड आर्ट। कवि जीवन में जो रियल वास्तविक जीवन है और कलात्मक जीवन है उसमें कंट्रास्ट पैदा करते हैं, अंतर पैदा करते हैं।
The real life events recorded or described in any art form achieve permanence. कवि कहना चाहते हैं कि जो रियल लाइफ इवेंट्स होती हैं या इमेजेस होते हैं, अगर आर्ट में उनको बना दिया जाए, आर्ट फॉर्म में व्यक्त कर दिया जाए, तो वो परमानेंस अचीव कर लेती हैं, चिरस्थायी हो जाती हैं। While the life going on this earth is transient in nature, जबकि जो जीवन इस धरती पे चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है इस धरती पे, सभी अपने सीमित वक्त के लिए इस धरती पे आए हैं। दिस इज द वेरी थीम ऑफ दिस पोएम, और यही थीम इस पोएम का है। Line to line explanation of the poem now. Let me take stanza 1. Line to line explanation of the poem now. Let me take stanza 1. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. तो यहाँ पे इस अर्न को कवि ने अनरेविस्ड ब्राइड कहा। ब्राइड कहना तो पर्सनिफिकेशन हो गया। कवि एकदम ह्यूमन टर्म्स में दुल्हन के रूप में अर्न को देख रहा है। आप जानते हैं कि दुल्हन की सुंदरता अनरेविस्ड होती है, और क्वाइटनेस, क्योंकि दुल्हन भी चुप होती है, क्वाइट बैठी हुई होती है, और इसे दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन है, और अर्न को फोस्टर चाइल्ड बताया। माँ बाप कौन है? साइलेंस और स्लो टाइम। क्वाइटनेस ये दूल्हा बना दिया गया। नेक्स्ट नेम है जो कवि ने इस अर्न को दिया, सिल्वन हिस्टोरियन। और यहाँ पे क्योंकि सिल्वन का मतलब फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट की जो कहानी है, जो इतिहास है, अर्न बाखूबी बयान कर सकता है, इसलिए सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अनरेविस्ड वर्जिन प्योर, अनरेविस्ड वर्जिन होता है, प्योर जो अनटच्ड हो। पोस्टर्ड अडॉप्टेड, सिल्वन रिलेटेड टू फॉरेस्ट और कंट्रीसाइड, जो भी खेत खलियान, पेड़ पौधे झाड़ियाँ इससे रिलेटेड होता है, सिल्वन होता है। जंगल से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, सिल्वन। टेल का मतलब कहानी, राइम मीन्स पोइट्री। लेट मी एक्सप्लेन द लाइन्स नाउ। As we know, John Keats was in great excitement while watching the urn in British Museum. जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन कीट्स बहुत ही एक्साइटमेंट में थे जब उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में अर्न को देखा। सो his thoughts were running at a great speed. इतने एक्साइटेड थे कि उनके जो थॉट्स थे बड़ी स्पीड पे भाग रहे थे, और शिफ्टिंग फ्रॉम वन इमेज टू दी अदर कार्व्ड ऑन इट, उसके चारों तरफ इमेजरी थी, इमेजेस कार्व किए गए थे, खोदे गए थे, और बेहतरीन ढंग से उन्हें पेश किया गया था। तो कभी कभी इधर मूव करते हैं, कभी उस इमेज की तरफ उनका ध्यान जाता है, और फिर एक्साइटमेंट में इस अर्न को वो डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। इसे पहले क्या कहा? अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस की दुल्हन। अनरेविस्ड जो प्योर हो, वर्जिन हो। Here the poet by using personification sees the urn in human term, urn को human terms में देख रहे हैं। It's the bride of quietness, quietness को दूल्हे के रूप में पेश किया और urn को एक bride के रूप में पेश किया। And still is untouched and pure, और bride जो urn है अभी भी pure है, untouched है। Silence and slow time are its parents. Silence और slow time इसके parents हैं, who have adopted it as their child, जिन्होंने इसे अपने बच्चे के रूप में adopt किया है। In simple words, the poet wants to convey to us the idea that no poet or writer has seen that urn so far. No one has tried to write anything on the urn's beauty. और साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो कवि शायद ये भी कहना चाहता है कि जब इसको अनरेविस्ड ब्राइड कहा, कि किसी कवि की या किसी लेखक की नजरें अब तक इस ब्राइड पे, इस अर्न पर नहीं पड़ी, इसलिए अनरेविस्ड है, और ना ही उन्होंने अर्न की ब्यूटी पे कुछ भी अब तक लिखा है। और कवि ही एक पहला व्यक्ति है जो इस ब्यूटी को रेविश करता है, उसे पहली बार देखता है।
So it is called unravished since it is kept in the museum for a long time and perhaps placed in some quiet corner, क्योंकि इसे बहुत लंबे अरसे से शांत कोने में रखा गया है और इसलिए इसे फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम कहा। वहां पे दोनों की मौजूदगी है, इसके पेरेंट्स की, शांति भी है और स्लो टाइम भी है। इन रियलिटी एन अर्न इज ए नॉन लिविंग थिंग सो इट इज क्वाइट। अर्न नॉन लिविंग थिंग है इसलिए ये शांत भी है। द अर्न इज ए वर्क ऑफ आर्ट। अर्न एक वर्क ऑफ आर्ट है बिकॉज ब्यूटिफुल इमेजेस हैव बीन कार्व्ड ऑन द आउटर साइड्स ऑफ इट, क्योंकि इसके बाहरी हिस्से पे सुंदर दृश्यों को कार्व किया गया है, इसलिए ये ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट है। द पोएट आल्सो कॉल्स इट ए सिल्वन हिस्टोरियन। इसे सिल्वन हिस्टोरियन भी कहा है। इन द सेंस ए वर्क ऑफ आर्ट रिप्रेजेंट्स एन इवेंट ऑफ लाइफ मोर ब्यूटीफुली एंड इम्फेटिकली। और इस सेंस में ये एक वर्क ऑफ आर्ट जो जीवन की कोई तस्वीर है उसको अच्छे से, बहुत ही सुंदर ढंग से और प्रभावशाली ढंग से पेश करता है। देन व्हाट वी सी द सेम इवेंट और इमेज इन रियल लाइफ। जब हम रियल लाइफ में इमेज को देखते हैं या किसी लाइफ को देखते हैं, वो इतने बेहतरीन ढंग से नहीं होती, उसमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है, कमी होती है, उसमें परमानेंस भी नहीं होती और वो क्षणिक होती है, ट्रांजिएंट होती है। A beautiful scene of a forest is carved on it. आप जानते हैं अर्न के ऊपर एक सुंदर जंगल का दृश्य है। Therefore it has been called Sylvan historian. इसे सिल्वन हिस्टोरियन भी कहा है। So it is capable of telling its tale more sweetly than the poet's rhyme. क्योंकि सिल्वन हिस्टोरियन है जंगल, इसने बहुत सी घटनाएं देखी हैं, बहुत सी कहानियां इस पे कार्व्ड हैं, जो भी इमेजरी दिखाई गई हैं उनकी कहानी तो यही अर्न बता सकता है जो उसमें जंगल है। अगेन वी फाइंड ए पर्सनिफिकेशन एंड ए ब्यूटीफुल मेटाफर हियर। यहाँ पे एक पर्सनिफिकेशन फिर आ जाता है और एक सुंदर इमेजरी हमारे सामने बनती है। द अर्न हैज बीन कॉल्ड ए हिस्टोरियन और अर्न को हिस्टोरियन भी कहा गया है। So dear students, in this manner I have explained first 4 lines of this poem and I shall come up with the next lines in other videos. Till then, enjoy yourself. Thank you very much for watching my videos and keep on watching, liking and sharing my videos with your friends.